नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर हाथरस कांड को लेकर है। दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी के अहमदाबाद दौरे को लेकर है, जहां राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर भाजपा पर तंज कसा। तीसरी बड़ी खबर भाजपा की बैठक को लेकर है, जहां भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर हार के कारणों की समीक्षा की गई। और चौथी बड़ी खबर विधायक के बंगले को लेकर है, जहां रेस्ट हाउस को बंगले में तब्दील कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। हाथरस भगदड़ मामले में अभी तक बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कार्रवाई की जद से बाहर हैं। उन पर एफआईआर भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर सियासत बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हाथरस हादसे में शासन प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां कर रहा है। सरकार सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहती है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार को राजनीतिक स्वार्थ के चलते ढीला न पड़ने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मायावती ने लिखा कि हाथरस कांड में भोले बाबा सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके सबके बीच झांसी में कानून समीक्षा करने पहुंची झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी का बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा कि कोई बाबा नहीं कहते कि उनकी चरण रज लो, ये लोगों का आस्था और विश्वास है, इसमें बाबा की क्या गलती है। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों ही रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर ये धार्मिक कार्यक्रम था और सबसे पहले तो जो बेचारे चले गए, दिवंगत हो गए, उनकी मेरी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन ऐसे बड़े जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसकी व्यवस्था जो आयोजक है सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इमरजेंसी हो तो क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए जरूरतों को। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे, जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे, उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हाथरस भगदड़ मामले को लेकर भोले बाबा तो कार्रवाई की जद से बाहर है, लेकिन इस पर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभिनय, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कई दिन गुजर जाने के बावजूद जो है साकार हरि और भोले बाबा जो मुख्य आयोजन करता थे, ये कह सकते हैं जो बाबा हैं, वो अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है। उनके ऊपर ना कोई एफआईआर हुई है, ना कोई कानूनी कार्रवाई है की गई है। आज उनका एक निजी चैनल पे इंटरव्यू भी आया है, जिन पर उन्होंने कहा है कि हमें जो है जितनी भी मृत्यु हुई है उसका दुख है और हमारी जो कमेटी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके परिवार का ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों की जो बात होती है उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से और अपना बयान जारी कर दोनों के माध्यम से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं उसने लापरवाही बरती है और लगातार इस लापरवाही के कारण जो है जो मृत्यु भी हुई, उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत खराब है, जिसके कारण जो घायल हुए थे उनको भी जो है समुचित इलाज नहीं मिल पाया। वही गिरफ्तारियों पर उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो छोटी छोटी गिरफ्तारियां हुई हैं, केवल
बहकाने के लिए, जबकि बड़ी गिरफ्तारियां जो मेन प्यादे हैं उनको अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया है। इनकी राजनीतिक लोगों का उनको संरक्षण प्राप्त है, इस पर भी उन्होंने कहा कि आखिर कौन लोग हैं जो इनको बचा रहे हैं। वहीं बसपा मायावती ने ने कहा है कि अगर जो नारायण साईं जो हरि बाबा है, भोले बाबा हैं, उन पे कार्रवाई की जाए, इसके साथ साथ सरकार को कोई भी राजनीतिक लाभ या दबाव न लेते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भविष्य में इस तरीके से बाबा रहना चाहिए, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए ये चाहिए कि सरकार कोई कठोर कदम उठाए और जो आयोजन करता है, जो बाबा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने तो बाबा का साफ बचाव करते हुए कहा है कि इसमें बाबा की क्या गलती है, लोग चरण लेने जाते हैं, उसमें उनको लगता है कि उनका कोई भला हो सकता है, लेकिन एक तरफ उन्होंने बाबा का बचाव किया है। वहीं अगर बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें जो मधुकर, जो मुख्य आरोपी, जो 1 लाख का इनामी है, उसको नजफगढ़ के में एसओजी ने गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस ने उसको यूपी पुलिस को सौंपा है। यूपी पुलिस को हाथरस लेकर के आ रही है। तो ये बड़ी बात है कि पुलिस का ये दावा है कि वो कई लोगों ने, कई राजनीतिक दलों, नेताओं ने मधुकर से संपर्क करने की कोशिश की है। अब ये जांच का विषय है किन किन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है और कौन कौन उनके जो है फंड मैनेजमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, और क्या इसकी जो है पैसा कहां से आता है, कहां से मैनेजमेंट होता है, किन किन लोगों के लिंक जो हैं बाबा से हैं और मधुकर से हैं, इसकी भी पूरी एक जांच होगी, तब साफ क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल अनूप, एक और जो अखिलेश यादव हैं वह यह कहते हैं कि इन्हें बचाया जा रहा है या इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, गिरफ्तारी हुई भी है तो छोटी गिरफ्तारी है। दूसरी ओर उन्हीं के एक और कुछ दिन, जिस दिन यह मामला सामने आया था, जिस दिन भगदड़ मची थी, लोगों की मौत हुई थी, उस दिन उन्होंने बयान दिया था कि 2 बाबा, कौन से बाबा हैं, 2 बाबा यूपी में हैं, आप कौन से बाबा की गिरफ्तारी कराना चाहते हैं। हालांकि इनके अखिलेश यादव के पुराने ट्वीट भी वायरल हुए थे उसी दिन जिस दिन मामला सामने आया था। तो अखिलेश यादव आखिर पक्ष में किसके हैं? या तो पीड़ितों के, जिन्होंने अपनों को खोया है, या फिर अखिलेश यादव बाबा का बचाव कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव का जब ये ट्वीट वायरल हुआ था और जिसमें उन्होंने लिखा था नारायण साकार की जय जयकार हो ब्रह्मांड में, दूसरा एक फोटो था जो उनके पंडाल में वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर जो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें भी उनसे सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि वो इस तरीके से कृत्य कर रही है और इनको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। वही अगर जो बात करते हैं, लगातार उनके बयानों में भी विरोधाभास देखने को मिला है। अभी उनका जो आज का बयान है उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पे कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो छोटी छोटी गिरफ्तारियां हो रही हैं, दिखाने के लिए जो प्यादों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जो मेन वजीर है, जो मेन राजा है, जो मेन करता धरता है, वो इससे कहीं ना कहीं दूर है और सरकार को पूरी तरीके से घेरने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार पे एक हमलावर की नजर हमला कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनका जो प्रशासन के जरिए सरकार को घेरने का पूरा काम है। वहीं डिप्टी सीएम के ऊपर भी उन्होंने हमला बोला कि डिप्टी सीएम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जबकि हाथरस में इतना बड़ा कांड हो रहा है, वो स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं बाबा को हटा करके। तो ये कई सारे उनके जो बयान हैं उस पे भी विरोधाभास नजर आया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक पत्रकार द्वारा जब उनसे पूछा गया कि आपके जो चाचा रामगोपाल यादव हैं, उन्होंने ये कहा था कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, भगदड़ होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिसको उन्होंने वो टाल गए थे। तो कह सकते हैं कि देखिए, दीपक तले अंधेरा, वही कह सकते हैं कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली स्थिति आ रही है कि जो भी राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं और कभी जांच के बाद पता चलेगा कि किन राजनीतिक दलों से उनका संबंध है, क्योंकि बाबा के पास कोई आय का साधन नहीं है, फिर भी 100 करोड़ के ऊपर उसकी संपत्ति बताई जा रही है। 5 स्टार होटल जैसे उसके रहन सहन है, जिस घर में, जिस आश्रम में वो रहता है, उनके कमरे हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, 5 स्टार होटल की तरह हैं।
चलने के लिए वो करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, ब्लैक कमांडो हैं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो बाबा को मिली हुई। तो आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है? अगर राजनीतिक दल नहीं दे रहे हैं या व्यापारी नहीं दे रहे, माफिया नहीं दे रहे हैं, तो एक गरीब जनता इनको इतना पैसा कैसे दे सकती है? वहीं दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों को आखिर फायदा क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ा अपने सवाल है कि जो बाबा है वो SC ST OBC जो समाज बहुत अच्छी पैठ रखते हैं और उनके कहने पर एक वोट बैंक एक पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है कि इस टाइप के जो बाबा, जो पाखंडी बाबा, ढोंगी बाबा हैं, ये सब भोली भाली जनता को फंसाते हैं और इसके बाद देश की जो राजनीति को भी डाइवर्ट करने का काम करते हैं। बहुत बड़ा अपराध है। इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को अंकुश लगाना चाहिए कि ये बाबा है, चुनाव आयोग जब मौलवी वगैरह जो फतवा देते हैं तो उस पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगता है, तो उसी तरह के बाबाओं पे जो ढोंगी बाबा उन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल अनूप, जैसे जैसे मामले में जांच होती जा रही है, परतें खुलती जा रही हैं, तो बाबा की भी एक राजनीतिक छवि, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर बाबा भी निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि एसपी ने अभी राजनीतिक फंडिंग की कहा है, आशंका जताई है, जिसकी जांच की जाएगी, एसपी ने कहा है। हालांकि आगे जांच में क्या निकल कर आता है ये तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अहमदाबाद दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी के पहुंचने से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए। कार्यकर्ता संसद में राहुल के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे हैं। विरोध के बीच राहुल गांधी अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। राहुल गांधी ने अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि पूरा मूवमेंट राम मंदिर और अयोध्या का था, जिसकी शुरुआत आडवाणी जी ने रथ यात्रा से की थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी दिखे, लेकिन आडवाणी या गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। वहीं राहुल गांधी ने अयोध्या में किसानों की जमीन की गई, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही कहा कि उन्होंने इसके साथ ही अवधेश प्रसाद का भी जिक्र किया है, जो कि नए अयोध्या से सांसद हैं। कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, राहुल गांधी ने अपने अहमदाबाद दौरे को लेकर, जी नमस्कार, राहुल गांधी ने अपने अहमदाबाद दौरे पर इसको लेकर, अयोध्या को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं कि अवधेश का भी, सांसद जो वहां अयोध्या से जीते हैं, उनका भी जिक्र किया है। अयोध्या पर भाजपा की हार को लेकर तंज कसना, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं तो उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी भी और माननीय सांसद जो अयोध्या से इस बार चुने गए हैं,
वो लोग जो लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं कि उन्हें कंपेंसेशन नहीं मिला, उन्हें अब तक उस कंपेंसेशन की एक लिस्ट बना के प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को दे देनी चाहिए थी कि इन लोगों का कमीशन अब बाकी और इन लोगों जी को वो कंपेंसेशन मुहैया कराया जी जाए। खाली ये बयान देने से कि किसको कंपेंसेशन नहीं जी मिला, किसको नहीं मिला, क्या इसकी कोई लिस्ट है जो वो मुहैया कराएंगे जिससे कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पे दबाव मिले? जी वरना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आज के समय में भाषण देके चले जाते तो भाषण की जब जांच होती है पता चलता है वो सत्य है या जी कर चुका होता है। जी तो हमें इन चीजों की राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता है, इस समय वो एलओपी की पोजीशन में है। जी अभी जो उन्होंने अपना एलओपी का भाषण दिया था उसमें वो अयोध्या वाली लिस्ट भी उन्हें लेके आना चाहिए था जी कि इन लोगों का कंपेंसेशन नहीं मिला है और अब वहां इंडिया गठबंधन का सांसद है, जी लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है यथाशीघ्र राहुल को कंपेंसेशन दिलाए, वरना यही माना जाएगा कि उनके बयान में कोई तत्व नहीं है। जी मनीष जी, जिस प्रकार से आपने सत्यता, उनके भाषण के सत्यता और तथ्यों की बात की, तथ्यों और सत्यता को लेकर के तो संसद में भी सवाल उठे थे कि जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, जो कुछ जिन विषयों पर वह चर्चा कर रहे हैं, उनके तथ्यों की समीक्षा होनी चाहिए, उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए, उन्हें तथ्य पेश करने होंगे। हालांकि स्पीकर की ओर से उन्हें तथ्य पेश करने के लिए भी कहा गया, लेकिन उनकी तरफ से तथ्य पेश नहीं किए गए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसी नैरेटिव में चुनाव में तो थोड़ी अच्छी पोजीशन कर लाया है, लेकिन जो उन्होंने वादे करे थे, अब वो कहते हैं कि 8,500 का वादा हमने तब करा था जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो क्या ये वादा उस समय उन्होंने पब्लिक को बताया था? इन तथ्यों की सत्यता की जांच पब्लिक खुद करेगी और आगे के आगामी चुनावों में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आज राहुल गांधी जी जहां ये बयान दे रहे थे वहां वो दशकों से सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका एक सांसद जीता है, वरना वहां वो गुजरात की सत्ता से सालों से कोसों दूर है। तो उन्हें अपने बयानों में अब एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सत्यता लानी पड़ेगी, फैक्ट के संग उसे लेके आना पड़ेगा, जिससे कि जनता का विश्वास और मनोबल और उन पर बढ़े। जी मनीष जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया, तंज भी कसा है। हालांकि जब संसद में आरोप लगाया जाता है, राम भगवान जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, तो इसके बाद आप जय अवधेश जो नारा लगाया जाता है अयोध्या के राजा जय अवधेश करके, यह कितना सही है? राम भगवान की तुलना आप अवधेश से करते हैं? देखिए, मैं इसको पर्सनल रूप में बिल्कुल अनुचित मानता हूं। आप किसी से भी भगवान की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी आप 100 सीटों से कम हो, आप विपक्ष के रोल में हो, लेकिन आप पक्ष से बहुत दूर हो, लेकिन आप इस क्षणिक लाभ को, इन कुछ सीटों की बढ़ोतरी को ऐसे ना इस्तेमाल करिए कि आगे के लिए राजनीतिक भविष्य के लिए वो एक संकट का रूप लेती जाए, क्योंकि आप पब्लिक को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। भारत में बड़े अलग अलग तरीके के निर्णय आते हैं। आप देखते हैं कि बहुमत की सरकार कितनी जल्दी गिर जाती है। आपने देखा होगा उड़ीसा में इस बार भाजपा ने इतिहास रखा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, जहां कभी भी भाजपा सत्ता में नहीं रही है आजादी के बाद से। तो देश की जनता के मताधिकार का सम्मान करते हुए हमें उसको को भगवान से नहीं जोड़ना चाहिए जो कंट्रोवर्सी की तरफ प्रेरित करते हैं, क्योंकि अगर आज आपको इसका अच्छा वोट मिला है, कल को आपको इसका नेगेटिव परसेप्शन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तथ्यों की ओर ज्यादा हमें बढ़ना चाहिए। हालांकि भाषण देकर ना निकलना ज्यादा ठीक रहेगा। हम तथ्यों की ओर, नेता तथ्यों की ओर ज्यादा अग्रसर हों, यह ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी और विधायकों की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कहां कमियां रह गई हैं, जिसके कारण कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अभी ग्वालियर चंबल संभाग
के लोगों को ऊपर हॉल में वहाँ मीटिंग हो रही है। भोपाल, राजगढ़ और नर्मदापुरम ये 5 बजे होगी, अलग अलग टाइम दिए और वहाँ मंथन होगा और कुल मिला के चुनाव में क्या स्थिति रही, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, कैसे मजबूती की जा सकती है, इन सब मामलों में मंथन होगा और हम लोग अपने अपने सुझाव देंगे। नहीं, यही तो है कि लग नहीं रहा था और ये ऐसा क्यों हुआ, इसी पे सबके व्यू आएंगे और क्या किया जा सकता है और कैसे मजबूत कांग्रेस किया जा सकता है। जैसे अभी विधानसभा के अंदर हमारे जो विधायक हैं, पूरी टीम, उन्हें घेरा विश्वास, ये नरसिंह घोटाले के मामले में विश्वास सारंग को, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि विधानसभा स्थगित हो गई। तो इसी तरह से फील्ड पे भी जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, ये इन सब बातों विचार होगा। पार्टी की कुछ परंपराएं हैं और जिसके तहत दिल्ली से लेके भोपाल तक और जिले तक की समीक्षा का फैसला पार्टी ने किया है। आज उसी के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हमारे प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, सारे प्रत्याशियों से मिलकर इस बात का एक निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे कि हमारे इन चुनाव में जो जो घटा है और उसके बाद फिर इस बात पे हम लोग करेंगे कि कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस तरह हम उसमें सुधार करके हमारा जो काम कार्यकर्ता गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, नगर और बड़े बड़े जगहों पर काम करता है, तो उसको हम लोग और कैसे ताकत दे सकते हैं, उसके लिए आज की ये मंथन बैठक है। ये एक अच्छी पहल है पार्टी की। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, हार के कारणों को लेकर चर्चा की गई, क्या कुछ जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है? बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है और आज पहले दिन जितेंद्र भंवर सिंह ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की बैठक की और 1-to-1 चर्चा की। कहीं ना कहीं अभी देर रात तक ये 1-to-1 चर्चा चलेगी और जिसमें ये बात सामने आ रही है कि अब जबकि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली, उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली, तो उन कारणों को तलाशा जा रहा है। हार के पीछे के कारण क्या है? देखिए, 2 बार समीक्षा बैठक हो चुकी है, लेकिन लगातार इस पर बैठक जारी है कि हार के क्या कारण है और अब किस तरह से मैदान में जाना है, संगठन को किस तरह से मजबूत करना है और संगठन को मजबूत करके कांग्रेस किस तरह से अगले चुनाव के लिए तैयारी करेगी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह लगातार जो विधायक जीत कर आए हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं और जो प्रत्याशी हार गए हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार अलग अलग कहा जाए कि जोन बाई या कि जिला बाई, लोकसभा बाई चर्चा की जा रही है। कृष्णा, समीक्षा बैठकें तो पहले भी हुई, विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कई बैठकें चली, बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन परफॉर्मेंस पहले से और खराब हो गई। इन बैठकों में ऐसी क्या रणनीति पर चर्चा की जा रही है, क्या ऐसी मंथन किया जा रहा है कि आगे रूपरेखा बनाई जा सके, परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें? बिल्कुल, देखिए, परफॉर्मेंस खराब रही है क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और 2023 में एकदम से 60 से 70 के बीच में पार्टी सिमट के रह गई। वहीं लोकसभा में देखा जाए तो पिछली बार 28 सीटों में बीजेपी जीत के आई थी और इस बार 29 का 29, मतलब 0 से क्लीन साफ कर दिया कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो खराब कहा जा सकता है और वो किस तरह से परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, उन्हीं कारणों को लगातार प्रदेश प्रभारी तलाश रहे हैं और उस संगठन में कसावट किस तरह से लाई जाए वो निष्कर्ष निकाला जाएगा। बिल्कुल, संगठन को और कैसे मजबूत बनाया जाए, संगठन को और बेहतर कार्य समिति इसकी कैसे गठित की जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। हार के कारणों पर भी मंथन किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा जिले से है, जहां विधायक चैतराम अटामी का बंगला विवादों के घेरे में है।
और बगैर टेंडर के रेस्ट हाउस को विधायक बंगला बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ताधारी नेता सवालों से बच रहे हैं जबकि कांग्रेस हमलावर है, तो दूसरी ओर चैत्रा मटामी चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्षियों को भी पोल खुलने की चिंता सता रही है। रेस्ट हाउस रेनोवेशन का यह मामला राज्य स्तर पर गुंजायमान है। बहरहाल कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस विषय में की जा रही नूरा कुश्ती की गैर जरूरी बताया है। देखना होगा कि इस मामले पर पट्टाक्षेप किस तरह होता है। दंतेवाड़ा जिला का पुराना जो रेस्ट हाउस है, ये जिला का धरोहर है। इसको मनमाने ढंग से बगैर टेंडर हुए तोड़फोड़ करना और पुनः निर्माण करना बगैर टेंडर हुए, और विधायक को भी नॉलेज ना होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस क्षेत्र का जनता का विकास का पैसा है, मनमाने खर्च करना ये गलत है। और जो ठेकेदार काम कर रहे हैं यहाँ बगैर टेंडर के, वो विधायक के चाहते हैं, और उसके सपोर्ट में जितने भी ठेकेदार हैं वो पहले से भ्रष्ट ठेकेदार लोग हैं, वो विधायक के चाहते हैं। दोनों बीजेपी समर्थक हैं और इस प्रकार का कृत्य इस जिला में नहीं होना चाहिए। जनता जाग चुकी है, जनता इसका फुल विरोध करेगी। आगे चल के हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। आप देख रहे हैं स्वयं कि 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में बनी है, और इन 5 महीनों में आप देख रहे हैं बिना टेंडर के, बिना निविदा प्रक्रिया के कार्य चालू हो गया है। और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे जो एक धरोहर के रूप में हमारा जो एक रेस्ट हाउस हुआ करता था दंतेवाड़ा जिला की, वो एक ऐसा स्तंभ कहा जा सकता है कि जिसमें वो ब्रिटिश काल में बना हुआ बिल्डिंग है, और वहाँ पे लोग आकर के रुकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। एक सर्किट हाउस है और एक छोटा जो पुराना हमारा जो रेस्ट हाउस है उसको विधायक आवास बनाया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आप इतनी बड़ी राशि को बिना टेंडर बिना निविदा के आप एक कार्य कर रहे हैं, ये गलत है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए कमलेश सिंह ठाकुर सहयोगी दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। कमलेश, जिस तरह से रेस्ट हाउस को विधायक आवास बनाया जा रहा है बिना टेंडर के, बिना किसी सूचना के, इस तरह का बदलाव और तब्दीलीकरण किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी मैं बता दूं कि बगैर टेंडर रेस्ट हाउस को विधायक बंगला बनाया जा रहा है, और सत्ताधारी नेता जो है सवालों से बच रहे हैं। अति उत्साह में किया जा रहा है। रेनोवेशन से भाजपा नेताओं में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। एक और यहाँ दूसरी जो है नेता जो है, दूसरी ओर जो चैत्रा मटामी इस जंगलों से परेशान है। जिस प्रकार से रेनोवेशन का काम, रेनोवेशन के नाम पर, रेनोवेशन अलग बात है और उसे रेस्ट हाउस को विधायक के बंगला में, निजी निवास में तब्दील कर देना एक अलग विषय है। इस पर किसी अधिकारी की ओर से कोई बयान निकलकर सामने आया है? कमलेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर जो है इस मामले पर बाइट देने से जो है इनकार कर रहे हैं। जी जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि सरकार जो सत्ता परिवर्तन है, भाजपा सरकार बनने के बाद यह फैसला लिया गया और यह काम शुरू किया गया है, रेनोवेशन के नाम पर इसका तब्दीलीकरण किया जा रहा है। सत्ताधारी पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से अब तक इस मामले पर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं? जी राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। जनता जनार्दन की और खेल के नजर गड़ाए हैं। संभवतः यह है कि पहला अवसर पर जो होगा, दोनों प्रमुख सियासी दल आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। बिल्कुल, दोनों दल आमने सामने से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बहुत धन्यवाद कमलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।